जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जीके जीएस चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को अभी पता है कि हमारे चैनल के माध्यम से बिहार दरोगा और सेकंड जो है बिहार बीएससीसी का अभी बहुत ही जोरों शोरों से तैयारी कराया जा रहा है। डेली 3 से 4 वीडियो अपलोड किए जाते हैं, 2 क्लास बिहार बीएससीसी के लिए और 2 क्लास बिहार दरोगा के लिए। तो देखिए, अभी का हम लोग का जो ये क्लास है वो एडुटेरिया पब्लिकेशन का ये बुक का वॉल्यूम 1 बुक है, इसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि आज का जो हम लोग का सेट है ये लास्ट नंबर सेट है, 15वां मॉडल प्रैक्टिस सेट है। देखिए, इसमें टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए गए थे और आज का हम लोग क्लास जो है 15वां, यानी कि आज का लास्ट ये हम लोग का एडुटेरिया पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 का क्लास है। और इसके बाद आप लोग कॉमेंट में आज करके जरूर बताइए कि कल से आप लोग किस बुक से तैयारी करना चाहते हैं, या तो आप लोग रुक्मणी पब्लिकेशन या फिर एडुटेरिया का जो आया है प्रैक्टिस सेट, वो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि किस बुक से तैयारी करना चाहते हैं। वैसे मेरे देखने से सही रहेगा रुक्मणी का, मगर आप लोग जो कहेंगे उसी बुक से तैयारी हम कराना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर सारा प्रीवियस टोटल जो भी सेट्स है 1 से लेकर के 14 तक जो भी टोटल सेट्स है सारे प्लेलिस्ट में अरेंज करके रखा गया है। और शाम में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो टेस्ट सीरीज दरोगा का निकाला गया है 2023 का वॉल्यूम 1, अभी हम लोग उससे भी कंप्लीट डेली करते हैं। तो चलिए आज का हम लोग क्लास देख लेते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, असम। सतरिया जो है, सतरिया असम राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। किसकी है? तो सतरिया असम राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। और देखिए, भारत का जो प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम है भरतनाट्यम। ठीक है, भारत के सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम है, जो कि तमिलनाडु का सबसे प्रमुख लोक नृत्य है। कहाँ का है? तो तमिलनाडु का सबसे प्रमुख लोक नृत्य है भरतनाट्यम, और ये भरतनाट्यम जो है सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था, तो कहां पर किया गया था? भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है स्थापित किया गया था, कहां पर किया गया था? तो सिंदरी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सिंदरी में किया गया था। देखिए, भारत का जो प्रथम उर्वरक प्लांट जो है सिंदरी में स्थापित किया गया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1951 में किया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना जो है प्रथम उर्वरक संयंत्र की स्थापना जो कि सिंदरी में पहले तो ये किया गया था, और कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व के समस्थानिक स्थानिक से तात्पर्य है? तो किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कथन यहाँ पर दिया गया है, सभी को लोग पढ़ दीजिए। उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, ठीक है, ये तो सही है, ठीक है, ये एक होगा। और उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या गलत हो, गलत, ये नहीं होगा। उस तत्व के वो परमाणु जिसकी परमाणु संख्या अलग अलग हो, ये भी नहीं होगा। देखिए, उस तत्व के वो परमाणु जिनकी परमाणु समान हो, ये होगा। देखिए, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है, तो कौन कौन सा है? तो ए और डी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए एंड डी। इसमें ऑप्शन में तो ऐसे नहीं दिया है, वैसे देना चाहिए था कि ऑप्शन में कि ए एंड डी, मगर नहीं दिया है। मगर ए और दो जो है वो दोनों ए एंड डी दोनों सत्य होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो किस सिख गुरु ने गुरुमुखी की शुरुआत की थी लिपि की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद देव ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत जो है गुरु अंगद देव ने की थी, जो कि सिख के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद देव सिख के दूसरे गुरु थे, और इन्हीं के द्वारा गुरुमुखी लिपि जो है शुरुआत की गई थी। और सिखों के 10वें जो कि लास्ट अंतिम गुरु कौन थे? आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिखों के 10वें कौन थे गुरु? तो वो थे गुरु गोविंद सिंह। इसे याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह जो थे ये 10वें थे, और दूसरे स्थान पर थे गुरु गोविंद देव। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद देव, जो थे कि सिख गुरु के गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किए थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्य तत्वों पर विचार करिए और सही चयन कीजिए। तो देखिए, इन दोनों को पढ़ना है और इसमें से सही को चयन करना है। तो क्या क्या कर रहा है, पहले आप लोग कथन पढ़िए। कथन एक कह रहा है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां बारहमासी नदियां हैं, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है कि हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत जो है हिमालय में स्थित है। तो इसमें से सही क्या होगा? तो ए और आर सही है, दोनों जो है ए और आर जो है दोनों सही है। और आर जो है ए की पुष्टि करता है, जो आर है ए के बारे में बतलाता है, ठीक है, ए की पुष्टि करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए, दिया गया है ए और आर जो है दोनों सही है, और आर जो है ए की पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि श्रेणी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए, भारत में पहली सलाहकारी आंदोलन की शुरुआत जो है कृषि ऋण के क्षेत्र में हुई थी और इस आंदोलन के लिए सरकार ने 1901 में एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में एक समिति गठन की थी। कब समिति गठन हुआ था? तो 1901 में समिति गठन किया गया था और जो कि एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में यह समिति गठन की गई थी और वर्ष 1903 में समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था कि वर्ष 1904 में पहला सहकारी नीति समिति अधिनियम किया गया था, ठीक है, पारित किया गया था। और देखिए, सहकारी ऋण समिति अधिनियम को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसका हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट साइंटिस्ट एक्ट कहते हैं, ठीक है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्मो बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो कौन सी नदी पर स्थित है ये? तो ये स्थित है सिंधु नदी पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सिंधु नदी पर स्थित है। देखिए, निम्बू बाजगो नामक बांध जो है सिंधु नदी पर स्थित है और यह बांध लद्दाख के लेह जिले में अवस्थित है। जो सिंधु नदी जो क्या बोलते हैं ये निम्बू बाजगो नामक का जो बांध है वह कहाँ पर स्थित है? तो यह लद्दाख के लेह में स्थित है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? तो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा के लिए मूल्य में गिरावट और वस्तु के लिए मूल्य में वृद्धि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। देखिए, किसी भी वस्तु के मूल्य में वृद्धि का अभिप्राय मुद्रा में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि होता है और इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये जो प्रक्रिया है इस अवस्था को हम लोग कहते हैं मुद्रास्फीति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो मुद्रास्फीति कहते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी का संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित किया गया है? ठीक है, कौन से पार्टी के द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दलित मुक्ति मोर्चा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दलित मुक्ति मोर्चा। देखिए, दलित मुक्ति मोर्चा का गठन जो है डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा नहीं किया गया था, ठीक है। देखिए, स्थापित नहीं किया गया है, इसमें पूछ रहा है कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी का संगठन जो है डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, ठीक है। तो ये दलित मुक्ति मोर्चा हो जाएगा जो कि डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। आगे देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये तीनों किया गया था, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय अनुवाद और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए, ठीक है। इस देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, आप लोग फिर से पढ़ लीजिए कि सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? की जाती है। तो देखिए, केंद्रीय अनुवाद और संघ के राजस्व के राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए नियुक्ति जो है ये की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? तो ओजोन छेद से जो है यह क्या तात्पर्य होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समता मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। समता मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना ओजोन छेद से यह तात्पर्य होता है। देखिए, ओजोन छेद से यह तात्पर्य है कि समताप मंडल में ओजोन परत का कम होना और ओजोन परत में हो रहे क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC गैस प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। क्या चीज़ उत्तरदायी है? तो देख लीजिए, आप लोग इसे नोट करिए, हम बोल रहे हैं धीरे से बोल रहे हैं, आराम से बोल रहे हैं, ठीक है। ओजोन परत में हो रहे क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कौन सा? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। ओजोन परत में हो रहे क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है गैस प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है यह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है और 24 अक्टूबर 1995 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, ठीक है।
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी, ये अगर आपसे पूछ दिया जाए तो 24 अक्टूबर, और कौन से वर्ष में, तो 1945 कहिएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1995 में हुई थी, और वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं देश में, तो वर्तमान में इसमें 193 सदस्य हैं देश के, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, जो कि बाघ आरक्षित क्षेत्र है, और उसका राज्य को बताना है। तो देखिए क्या कह रहा है हमारा, इंद्रावती कर्नाटक है ना, ये नहीं होगा, इंद्रावती छत्तीसगढ़ होगा पहला, देखिए, और क्या है पेरियार, तो पेरियार का हो जाएगा केरल, सिमलीपाल, तो सिमलीपाल का हो जाएगा उड़ीसा, लास्ट में क्या बचा रहा है, बांदीपुर यानी कि कर्नाटक, यानी कि 4-3-2-1 इधर राइट आंसर। देखिए 4-3-2-1 किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर, 4-3-2-1 इसी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संयंत्र जो है तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है, तो कौन सा संयंत्र जो है मापता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर मापता है, ठीक है। और ये जो है सिर्फ, देखिए कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है, तो ये सिर्फ तरल पदार्थ को विशिष्ट गुरुत्व को ही नहीं नापता है, ये सभी को नापता है। क्या इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर। देखिए किसी भी तरल पदार्थ के घनत्व की माप जो होती है हाइड्रोमीटर के ही द्वारा होती है। यहाँ पर पूछ रहा है तरल संयंत्र का ना, तो ये किसी का भी हो जाएगा, किसी भी तरल पदार्थ के बारे में अगर दे दे कि किसी से मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर ही, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। तो उद्योग और अवस्थिति को सुमेलित करना है, तो देखिए इसको सुमेलित कीजिए। पहला करा है रेलवे उपकरण, तो देखिए रेलवे उपकरण का क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर तो कोची दिया है मगर कोची नहीं होगा, रेलवे उपकरण जो है भिलाई में है, रेलवे उपकरण भिलाई। मोटर वाहन जो है, मोटर वाहन का हो जाएगा जबलपुर, मोटर वाहन जबलपुर। और क्या कह रहा है, पोत निर्माण, तो पोत निर्माण का हो जाएगा कोची, पोत निर्माण कोची। और क्या है, साइकिल यानी कि लुधियाना होगा, साइकिल का क्या है, तो लुधियाना होगा। तो कौन सा आंसर सही हो रहा है, 3-4-1-2, 3-4-1-2 देखिए किसमें दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर पहला ही ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 3-4-1-2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बढ़िए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तन कर देते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा मुक्त नाइट्रोजन में करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तन कर देते हैं, किसमें, तो मुक्त नाइट्रोजन में करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मुक्त नाइट्रोजन में। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में परांगण को कहते हैं, तो हवा में परांगण को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं वायु परांगण, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वायु परांगण कहते हैं इसे। देखिए हवा से होने वाले परांगण को वायु परांगण कहते हैं, और परागकोश से निकलकर अंडक के वितरी कार्य पर परागकण को पहुंचने की क्रिया को हम लोग परांगण कहते हैं। किस क्रिया को कहते हैं, तो आइए फिर से आप लोग इसे देखिए, नोट कर लीजिए, हम इसे धीरे धीरे बोल रहे हैं, आप ही के लिए बोल रहे हैं, आप लोग इसे नोट करिए। चलिए कि देखिए हवा से होने वाले परागण को वायु परागण कहते हैं, और उसके बाद देखिए कि परागकोश से निकलकर अंडक के वित्तीय कार्य पर परागण को पहुंचने की क्रिया को हम लोग परागण कहते हैं, और परागण जल वायु कीट आदि के द्वारा होते हैं, परागण जो है जल वायु कीट आदि के द्वारा होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है इसका। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो किसके द्वारा यह प्रारंभ किया गया है, तो ये दिल्ली पुलिस के द्वारा प्रारंभ किया गया है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, जिसे दिल्ली पुलिस के द्वारा आरंभ किया गया है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दिल्ली पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, तो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जो है वो हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जम्मू एवं कश्मीर जो है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य है। देखिए भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादक जो है जम्मू और कश्मीर के संग राज्य क्षेत्र में ही होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है, तो जल शोधन का कौन सा तरीका जो है सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निस्यंदन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, निस्यंदन जो तरीका है वह सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएसडीएल का पूरा नाम है, तो देखिए एनएसडीएल का फुल फॉर्म बताइए, एनएसडीएल का पूरा नाम क्या है, नेशनल सिक्योरिटीज
डिपोजिटरी लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड इज द राइट आंसर। एनएसडीएल का फुल फॉर्म यही होता है। आगे देखिए, फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए, एनएसडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटर लिमिटेड होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो कीट दंश से होने वाली खुजली जो है किसके कारण होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फॉर्मिक अम्ल। देखिए, कीट दंश से होने वाली खुजली फॉर्मिक अम्ल के कारण होती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के पास, जो भी आपके दोस्त सहपाठी जो भी तैयारी कर रहे हैं सभी के पास शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सके। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न हस्तियों में कौन रंगकर्मी है? निम्न हस्तियों में कौन जो है रंगकर्मी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। सभी जो है उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, नसीरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड और मकरंद देश पांडे और क्या कर रहा है? डॉली ठाकुर। यहाँ पर 4 नंबर होगा, टाइपिंग एरर है, कोई बात नहीं है। निम्न हस्तियों में कौन रंगकर्मी है? तो रंगकर्मी में ये चारों हैं, चारों का नाम होगा उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। देखिए, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 23 अभी छूटा है क्या? कीट दंश से होने वाली, नहीं हमने इसे पढ़ा दिया। आगे बढ़िए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है। देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पोर्ट ब्लेयर। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो कुछ नहीं में से कुछ का जो सर्जन है वो किस नियम के विरुद्ध होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। देखिए, कुछ नहीं में कुछ का जो सर्जन द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम के विरुद्ध है। और द्रव्यमान ऊर्जा जो है संरक्षण सिद्धांत यह बताता है कि द्रव्यमान का क्षय नहीं होता है, द्रव्यमान का जो क्षय होता है वो नहीं होता है, और द्रव्यमान किसी भी तत्व में एक ही समान बना रहता है। द्रव्यमान जो है किसी भी तत्व में एक ही समान, एक ही रूप में बना रहता है, चाहे उसे किसी भी स्थान पर क्यों ना रख दिया जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो किस देश से होकर के भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो देश है मैक्सिको। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मैक्सिको। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी हाँ और देखिए बाकी तीनों से होकर के भूमध्य रेखा जो है गुजरती है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1945 को हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 6 अगस्त 1945 को हुई थी। अमेरिका द्वारा कब, किसके द्वारा हुई थी? तो ये भी आप लोग को बता दें कि अमेरिका द्वारा किस किस के बीच में हुई थी, आप लोग को पता है? पता नहीं, मगर आप लोग को ये पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार पहले आया है, तो आप लोग को पता तो होना ही चाहिए कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी। तो पहला नंबर हुआ था, हो गया कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1945 में। और किसके किसके बीच में हुई थी? तो अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर पहली बार परमाणु बम गिराया गया था। कब ने, किसने गिराया था? तो अमेरिका ने गिराया था। किस पर? तो जापान के हिरोशिमा पर पहली बार परमाणु बम को गिराया था। ठीक है, आगे बढ़िए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? तो हस्तांतरण जो मूल्य का संबंध है वह कर एवं लेखांकन से है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कर एवं लेखांकन से है। देखिए आगे देखिए नेक्स्ट, हस्तांतरण जो मूल का संबंध है किससे है? तो कर एवं लेखांकन से है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो सर्वाधिक सिंचाई जो है जो ट्यूबवेल के द्वारा की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश में किया जाता है। और देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल जो है ट्यूबवेल के द्वारा ही किया जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई जो है ट्यूबवेल के द्वारा ही किया जाता है। और नलकूपों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में ही है। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में ही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पाली थी। देखिए
भारत जो है महात्मा बुद्ध की संवादों की भाषा पाली थी। महात्मा बुद्ध की संवादों की भाषा जो है पाली थी, और इन्होंने जब अपना उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। पहली बार कौन? गौतम बुद्ध ने अपना जो क्या है उनका उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने। आगे बढ़िए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो है वह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 1 दिसंबर को। देखिए विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष यानी कि हर वर्ष में 1 दिसंबर को मनाया जाता है, और वर्ष 2022 में इसका थीम था। वर्ष 2022 में इसका थीम क्या था? इक्वेलाइज था। वर्ष 2022 में इसका थीम क्या था? तो इक्वेलाइज था। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्री का भाग है? तो रक्षा मंत्री का कौन सा भाग है निम्नलिखित में से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पहले आप लोग कथन पढ़ लीजिए, उसके बाद आप लोग देखिएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्री के भाग है? तो देखिए पहला क्या कर रहा है? रक्षा विभाग, ठीक है, ये तो भाग है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ये भी है। और रक्षा उत्पाद विभाग, ये भी है। रक्षा वित्त विभाग, ये नहीं है। देखिए एबीसी जो है यह राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एबीसी किस में है? तो ए में नहीं है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एबीसी इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र यानी कि डेवलपमेंट स्टेशन खोला जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। किसके द्वारा? चेन्नई में खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए अगस्त 2017 के घोषणा के अनुसार, कब घोषणा हुआ था इसका? तो अगस्त देखिए अगस्त 2017, ठीक है, अगस्त 2017 के घोषणा के अनुसार चेन्नई शहर में बांग्लादेश के द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र यानी कि डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 में किसे सम्मानित किया गया? देखिए आप लोगों को एक टॉपिक आप लोगों को जरूर बता दें कि ये जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है, मेजर ध्यानचंद एक नाम था उनका, जिनके नाम पर पुरस्कार ये दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद के बारे में आप लोग को जितना नॉलेज मिल सके ना, जितना नॉलेज आप लोग को मिल सके मेजर ध्यानचंद के बारे में, आप लोग उसको गेन कर लीजिए। सिंपल से आप लोग को बता दे रहे हैं, आप लोगों का 1 से 2 नंबर तो फिक्स है। बस हमें लगता है मुश्किल से आप लोग को पढ़ना होगा ना तो 5 से 10 मिनट का एक वीडियो होगा, कोई भी अगर आप लोग बोलिएगा तो हम भी पढ़ा देंगे, मगर आप लोग का कमेंट में आएगा ऐसा तो ही हम पढ़ाएंगे, नहीं तो ऐसे नहीं कि हाँ अपने खुद से। क्योंकि हम इसलिए बता रहे हैं आप लोगों को कि ये जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है ना, ध्यानचंद पुरस्कार, ये एक ऐसा टॉपिक है ना कि अभी तक जितना भी एग्जाम्स हुआ है, जितने भी अभी पहले एग्जाम्स हुए हैं, हर एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आते हैं ध्यानचंद पुरस्कार से। तो आप लोग मेजर ध्यानचंद के बारे में अच्छे से पढ़ें, और ध्यानचंद पुरस्कार के भी बारे में अच्छे से पढ़ें, कब किसको दिया गया था, कहाँ दिया गया था, किस नाम से दिया गया था, सब आप लोग अच्छे से पढ़ें, ठीक है। अगर आप लोग को एग्जाम सही मायने में निकालना है तो, नहीं तो कोई बात नहीं तो आप लोग जो भी करिए, हमारा तो काम था बतलाना, आप लोग को बतला दिए। आप लोग बोलिएगा तो आप लोगों को डिस्कशन के साथ पढ़ा भी देंगे, मगर आप लोग बोलिएगा तो ही। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 में किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद शहीद हकीम को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सैयद शहीद हकीम को किया गया है। देखिए वर्ष 2017 में, कब? तो वर्ष 2017 में ध्यानचंद पुरस्कार फुटबॉल के लिए सैयद शहीद हकीम को दिया गया था, ठीक है। किसे दिया गया था? तो सैयद शहीद हकीम को दिया गया था। आगे बढ़िए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया, तो बंगाल के विभाजन को किसके द्वारा रद्द किया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रद्द किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रद्द किया गया था। और कब किया गया था? तो देख लीजिए, हम इसका डिस्क्रिप्शन आप लोग को बता दे रहे हैं। इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये कह रहे हैं कि बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था। किसके समय में? तो लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन जो है 1905 में किया गया था, जिसे कि वर्ष 1911 में लॉर्ड हर्डिंग के कार्यालय में रद्द किया गया था। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? रद्द किया गया था, ठीक है। तो रद्द लॉर्ड हर्डिंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रॉकेट के छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है जो कि भारत के द्वारा छोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्प्रा इट्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अस्प्रा इट्स। देखिए जून 2017 में इसरो के रॉकेट जिसका नाम क्या था इसरो के रॉकेट का? तो वो था PSLV C-38, ठीक है। जून 2017 में इसरो के रॉकेट PSLV C-38 के द्वारा विश्व का सबसे छोटा अंतरिक्ष यान स्प्राइट प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहली बार
किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो किसने किया था वार्षिक आय को सबसे पहली बार अनुमानित? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दादा भाई नौरोजी। देखिए भारत में पहली बार जो है राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने ही की थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो फ्रंटियर जो गांधी है वो किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फ्रंटियर गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है और यह पहले गैर भारतीय हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है यह पहले गैर भारतीय हैं जिन्हें भारत रत्न 1987 दिया गया था। यह पहले ऐसे गैर भारतीय हैं जिन्हें भारत रत्न 1987 में दिया गया था। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो? देखिए पहला नंबर याद रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा VVI है, आप लोग इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन यह कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान है जो कि संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा है? 44वां संशोधन है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 44वां संविधान संशोधन होगा। देखिए इसके बारे में आप लोग देख लीजिए कि क्या कह रहा है। 44वां संविधान संशोधन जो है वह 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, राष्ट्रपति को ये तो पहले बार की शक्ति प्रदान करता है कि मंत्रिमंडल को भेजने के लिए, ये पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल में भेज सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति जिस विषय पर पूर्व अनुमानित दे चुके हैं, मतलब कि राष्ट्रपति जो भी पहले फैसला ले चुके हैं, जैसे कि धन विधेयक या कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी विषय हो, तो उस विषय पर पूर्ण विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता है। अगर राष्ट्रपति एक बार अगर कोई भी चीज़ पर विचार ले लिए हैं तो उसे फिर से दोबारा नहीं भेजा जा सकता है कि हाँ राष्ट्रपति आप इसे फिर से आप इस पर विचार कीजिए। उनका एक बार निर्णय ले लिया गया तो उसे मान्य रखना ही है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। आइए सूची 1 और सूची 2 को आप लोग सही पहले सुमेलित कीजिए। तो क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार का हो जाएगा अमेरिका का अधिकार पत्र। मौलिक अधिकार मतलब अमेरिका का अधिकार पत्र हो जाएगा यह। और क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो इसका हो जाएगा आयरिश संविधान है। और संसदीय सरकार ब्रिटिश संविधान है 3। और केंद्र राज्य संबंध कनाडा का संविधान है। ठीक है, तो देखिए क्या आंसर हो गया? 4 3 1 2, 4 3 1 2। देखिए 4 3 1 2 किस में है? 4 3 1 2, हाँ सी नंबर में। देखिए ऊपर इसको लाइए, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 4 3 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव महर्षि को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, राजीव महर्षि। देखिए वर्तमान में अगस्त 2020 के गिरीश चंद्र मुर्मू को इस पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, अभी करेंट में कब किया है? पहले आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया था? तो 2017 से लेकर के 2020 तक जो है यही रहे हैं राजीव महर्षि। और 2020 में यानी कि जो अभी वर्तमान में भी हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू को इस पद पर नियुक्त किया गया। किसे? गिरीश चंद्र नियुक्ति को, जो कि अभी वर्तमान में है। गिरीश चंद्र को नियुक्त किया गया है, सॉरी नियुक्ति नहीं, गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर क्रिक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? तो सर क्रिक जो विवाद है यह किन 2 देशों के मध्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए सर क्रिक क्षेत्र जो है विवाद भारत और पाकिस्तान देशों के मध्य है। यह क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित है। सर क्रिक विवाद जो है यह क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो यह नहीं, ये क्या बोल रहा है? देखिए सर क्रिक विवाद किन 2 देश के मध्य है? तो किन 2 देश के मध्य है? तो पहला तो इसका हो जाएगा कि भारत और पाकिस्तान। देखिए सरक्रिक क्षेत्र जो है सरक्रिक क्षेत्र विवाद जो है भारत और पाकिस्तान देश के मध्य है। और सरक्रिक क्षेत्र जो है यह गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो सरक्रिक जो क्षेत्र है गुजरात राज्य में स्थित है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने वर्ष 2050 तक पेट्रोल एवं डीजल कारों की बिक्री पर
पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। तो किस देश ने लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस ने लिया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फ्रांस ने यह निर्णय लिया है कि 2050 तक जो है पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरंभ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आरंभ। देखिए आरंभ जो है, आरंभ मोबाइल ऐप को बनाया गया है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कौन से निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप जो है केंद्र ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों का रख रखाव हेतु बनाया गया है? तो आरंभ ऐप उसका नाम है। आरंभ ऐप जो है केंद्रीय ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है, आरंभ ऐप है। और देखिए इसे कब बनाया गया है? तो इसे जुलाई 2017 में इसे बनाया गया है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पश्चिम बंगाल को। देखिए भारत के यहाँ पर क्या कर रहा है कि भारत के पश्चिमी राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे? पश्चिम बंगाल को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स को 3 संस्थाओं में बांटा गया है। कितने संस्थाओं में बांटा गया है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को 3 संस्थाओं में बांटा गया है। और देखिए इसमें से पहला हो जाएगा इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और कर्सन वर्ल्ड वाइड तथा वर्ल्ड हंगर हेल्प द्वारा तैयार तथा प्रकाशित की गई है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, नांगन किसके लिए जाना जाता है? तो जो नांगन है वह उर्वरक के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नांगन जो है उर्वरक के लिए जाना जाता है, और नांगन जो है पंजाब उर्वरक के लिए जाना जाता है। किसके लिए? तो नांगन जो है यह पंजाब में है, उर्वरक के लिए जाना जाता है। और भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना जो है सिंदरी में 1951 में स्थापित हुआ था। कहाँ पर? तो सिंदरी में वो स्थापित हुआ था पहला उर्वरक कारखाना। कब स्थापित हुआ था? तो 1951 को पहला उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया था। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य से लिंगानुपात सर्वाधिक रहा? तो किस राज्य से जो लिंगानुपातिक सर्वाधिक रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें तो राइट आंसर दिया ही नहीं है। इसमें क्या दिया है? गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु, कर्नाटक, जबकि केरल का सबसे ज्यादा लिंगानुपात था। 2011 के जनगणना के अनुसार राज्यों का लिंगानुपात सबसे ज्यादा किसका था? तो केरल का था। मगर केरल इसमें नहीं दिया गया है, तो केरल के बाद किसका था? तो तमिलनाडु का था। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मगर अगर ऑप्शन में केरल रहेगा तो आप लोग केरल ही मारिएगा, क्योंकि केरल का लिंगानुपात 1084 था, जो कि सबसे सर्वाधिक था। और इसमें क्या पूछ रहा है? सर्वाधिक ही पूछ रहा है, तो केरल का सबसे सर्वाधिक था। ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा। ऑप्शन में नहीं दिया है केरल, तो अब सेकंड नंबर को मारिएगा, तमिलनाडु था। ठीक है, देखिए केरल का कितना था? तो 1084 सर्वाधिक था, जो कि 1084 था, वो सबसे ज्यादा था लिंगानुपात। तमिलनाडु का कितना है? तो 996 था। और गोवा का 973, गोवा का 973, तमिलनाडु का 996। ठीक है, यहाँ पर लिख ही दे रहे हैं, आप लोग के लिए आसान रहेगा। तमिलनाडु का लिंगानुपात 996, गोवा का 973, और देखिए कर्नाटक का 973 सेम था। और लास्ट में बच रहा सिक्किम, इसका क्या था? तो 890। और सबसे ज्यादा किसका था? तो केरल का था। कितना था? 1084 था। ठीक है, आगे बढ़िए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किसमें है? तो लूसी जो है दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किसमें है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इंडोनेशिया। देखिए लूसी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है, और यह विश्व का सबसे बड़ा कीचड़ ज्वालामुखी यानी कि मूड वोल्केनो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो कौन सी जो प्रार्थना है जो कि समाज की मांग नहीं थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता की समाप्ति। अस्पृश्यता की समाप्ति थी। देखिए अस्पृश्यता की जो समाप्ति थी वो प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। ठीक है, और देख लीजिए कि 1867 में बंबई में आत्माराम पंडरुंग ने, देखिए हाँ इसी का सही आंसर होगा, हाँ 1867 में बंबई में जो है आत्माराम पंडरुंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? प्रार्थना समाज ना पूछ रहा है, तो इसी के बारे में है कि 1867 में बंबई में आत्माराम पंडरुंगन ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और
प्रार्थना समाज के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे, देख लीजिए प्रार्थना समाज के कुछ उद्देश्य भी थे। देखिए पहला था हमारा जाति व्यवस्था की अस्वीकृत करना, जाति व्यवस्था को अस्वीकृत करना, और दूसरा था स्त्री शिक्षा का प्रोत्साहन। ठीक है, स्त्री शिक्षा का प्रोत्साहन, इसमें स्त्री शिक्षा देखिए दिया गया है ना, इसीलिए ये जो है ये सही है, ये मांग में था। और उसके बाद क्या था, विधवा विवाह का प्रोत्साहन, देखिए वो भी दिया है, विधवा पुनर्विवाह ये भी दिया गया है, ये भी मांग में ही था। और तीसरा जो था हमारा लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना। ठीक है, ये तीनों जो है मांग में था। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमारा, प्रार्थना समाज की मांग में नहीं था, तो ये था अस्पृश्यता की समाप्ति। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभार यानी कि शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा है, तो किस बंदरगाह पर पहुंचा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारादीप बंदरगाह। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पारादीप बंदरगाह। देखिए अक्टूबर 2017 में अमेरिका के कच्चे तेल का पहला शिपमेंट ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पर आया था, और दिसंबर 2022 के अनुसार भारत को तेल निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश जो कौन है, वो रूस है। सबसे बड़ा देश दिसंबर 2022 के अनुसार, देखिए दिसंबर 2022 के अनुसार भारत को तेल निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश कौन है, तो रूस है। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने हैं, तो रामनाथ कोविंद जो है यह भारत के राष्ट्रपति बने थे, तो कौन से स्थान पर बने हैं, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 14वें स्थान पर बने थे। देखिए रामनाथ कोविंद जो है भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं, जो कि वर्तमान में अभी करेंट में द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। अभी जो करेंट में है 15वें स्थान पर जो है द्रौपदी मुर्मू हैं, जो कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने वाली प्रथम आदिवासी एवं दूसरी महिला हैं। द्रौपदी जो मुर्मू हैं वह प्रथम आदिवासी एवं दूसरी महिला है। साथियों थोड़ा सा तबीयत खराब है, मगर फिर भी हम क्लास ले रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप लोग प्लीज़ इसे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक छोटी सी, इसे आप लोग प्लीज़ नेगलेक्ट करें, थोड़ा सा इसे साइड में हटाएं, क्योंकि मेरा तबीयत इधर कुछ ज़्यादा ही खराब हो गया है। इसी के कारण है, यही कारण है कि आप लोगों के क्लास थोड़ा सा गैप हो जा रहा है, कभी कभी थोड़ा सा लेट भी हो जाता है, तो उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और सही उत्तर चुनें। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और सही उत्तर को चुनें। तो देखिए सुमेलित करिए कि लोथल का क्या हो जाएगा। देखिए सिंधु सभ्यता है और उसका स्थिति है, सिंधु सभ्यता सूची 1 है और उसके स्थिति के बारे में बताया गया है सूची 2 में। तो देखिए सही सुमेलित करिए, लोथल का हो जाएगा गुजरात, लोथल का गुजरात 1, रोपड़ का हो जाएगा पंजाब, ठीक है 2, राखीगढ़ी का हो जाएगा हरियाणा 3, और कालीबंगा का हो जाएगा राजस्थान। देखिए तो इसका मतलब सेम उल्टा हो गया, 4 3 2 1 इज द राइट आंसर। देखिए आइए 4 3 2 1 किसमें दिया गया है, 4 3 2 1, हाँ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 4 3 2 1 इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के उद्देश्य की प्रावधान प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भारत के संविधान के उद्देश्य की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा कथन सही है। तो देखिए आप लोग पहले कथन पढ़िए कि उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है, ये कथन जो है ये तो सही है। और बढ़िए सेकंड नंबर कथन है, उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, ये भी सही है। थर्ड नंबर कथन है, उद्देशिका स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, ये भी सही है। तीनों जो है सही है, तीनों कथन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी और सी। देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए बी और सी। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है। तो कौन सा जो कथन है पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार को, ये जो है ये गलत है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है ना, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो सही जो नहीं है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वहाँ अनंत समय के लिए किया जाता है। पेटेंट का जो संबंध जो है वह इससे नहीं है, पेटेंट के बारे में यह नहीं है। देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है। तो पेटेंट के संदर्भ में जो सही नहीं है वो होगा वहाँ अनंत समय के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है अपने स्रोत से लेकर के डेल्टा तक गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन, भारत एवं बांग्लादेश से गुजरती है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, चीन, भारत एवं बांग्लादेश। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है चीन के तिब्बत
क्षेत्र से निकलकर भारत और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये तीनों से रिलेटेड है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन, भारत एवं बांग्लादेश है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो कौन सा देश है जो कि भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताइवान जो है भारत की सीमा से नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए ताइवान जो है भारत की सीमा से नहीं लगता है और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश की स्थलीय सीमा जो है भारत से सटा हुआ है। ये सब जो है भारत से लगता है, ताइवान भारत से नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो यूनेस्को का जो डायरेक्टर जनरल है वो है आद्रे अंजोल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आद्रे अंजोल। और देखिए नवंबर 2017 में आद्रे अंजोल को 4 वर्ष के लिए यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल बनाया गया था। ठीक है, कब? नवंबर 2017 में आद्रे अंजोल को 4 वर्ष के लिए यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल बनाया गया था। और अभी वर्तमान में जो है, वर्तमान में भी यही है, फिर से इन्हीं को डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। ठीक है, नवंबर 2017 में इसे चुना गया था, इनको डायरेक्टर जनरल के रूप में चुना गया था यूनेस्को के। कितने वर्ष के लिए? तो 4 वर्ष के लिए। और फिर से इन्हीं को चुना गया है, डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। ठीक है, आंद्रे अंजोल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजनीतिक ने द कोलिएशन ईयर्स 1996-2012 नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए द कोलिएशन ईयर्स जो है 1996 से लेकर के 2012 का नामक पुरस्कार के लेखक प्रणब मुखर्जी हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रणब मुखर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो देखिए लोकतंत्र के बारे में ये सभी कथन दिए गए हैं और देखिए इनमें से कौन सा सही होगा उसको विचार करना है। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कौन सा सही है, तो सही को देखिए कौन सा सही हो जाएगा। तो इनमें से लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। ठीक है, ये तो सही है। और क्या कह रहा है लोकतंत्र के बारे में कथन? तो लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती है, ये गलत है। ठीक है, और देखिए प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर ए और सी इज द राइट आंसर। देखिए ए और सी किस में दिया गया है? ए एंड हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एवं सी ए में दिया गया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाएं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसका किसके होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष से उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाएं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट्स की पोटिका में आती है? निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी कि एसडीआर की पोटिका में आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी होगा, यूएस डॉलर, जापान येन, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज रेनमिंगी और यूरो, ये सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। ये सभी मुद्राएं जो है स्पेशल ड्राइंग राइट्स की पोटिका में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विविधता का तपत स्थल यानी कि हॉट स्पॉट है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है विविधता का तपत यानी कि हॉट स्पॉट स्थल जो है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पश्चिमी घाट। देखिए हॉट स्पॉट शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम नॉर्मन मायर्स ने 1998 में किया था। किसने किया था? नॉर्मन मायर्स ने किया था। नॉर्मन मायर्स ने हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम जो है इस्तेमाल किया था। कब किया था? 1988 में। कब किया था? 1988 में। फिर से एक बार आप लोग इसे नोट करिए। चलिए हम आराम से बोल रहे हैं, आप लोग इसे नोट करिए कि हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नॉर्मन मायर्स ने वर्ष 1988 में किया था। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? तो कौन सा जो विटामिन है रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए विटामिन के रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है और रक्त का जो थक्का है 2 से 5 मिनट में ही बन जाता है। कितने मिनट में बन जाता है? 2 से 5 मिनट में ही रक्त का थक्का बन जाता है। विटामिन के जो है रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है और रक्त का जो थक्का है यह 2 से 5 मिनट में ही बन जाता है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धुंध से बनने वाले मृदा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है उस मृदा को? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोएफ मृदा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
देखिए गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को लोएफ मृदा कहते हैं। और लोएफ का जो जमाव है रेगिस्तान में दूरस्थ स्थलों में होता है। कहाँ पर होता है? तो लोएस का जमाव जो है रेगिस्तान में दूरस्थ स्थलों पर होता है। आगे बढ़िए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सही है? तो देखिए कौन सा कथन जो है निम्नलिखित में से सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो टोटल कथन दिया गया है इसमें से बताना है कि कौन सा कथन जो है निम्नलिखित में से सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर की हाँ पहला नंबर ऐसे हमको दिख गया, तो आपको बता दिए ये जो है सिकंदर की मृत्यु 332 ईस्वी में हुई थी, ये जो है यह गलत है, यह गलत है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये दोनों जो है सही है। और सिकंदर की मृत्यु 332 बीसी में नहीं हुई थी। देखिए कथन ये भी आप लोग के लिए बता दें, 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ये सही होगा। और तक्षशिला में राजा ने सिकंदर को और उसकी सेना को स्वागत किया था। ठीक है, ये दोनों जो है सही कथन है। और तीसरा नंबर जो है यह गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी। देखिए ए एंड बी किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ए एंड बी। और देखिए जो लास्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है ना, सिकंदर की मृत्यु 332 ईस्वी में हुई, तो इसका गलत और इसका राइट क्या हो जाएगा? 323 ईस्वी पूर्व हुआ था सिकंदर का मृत्यु। ठीक है, ना कि 332। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया आफ्टर गांधी क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि हमारा इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लेजिस्लेटेड डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इस पुस्तक के जो रचयिता कौन है, तो वो है रामचंद्र गुहा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए, इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता जो है वो है रामचंद्र गुहा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रामचंद्र गुहा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेजिबल क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज में क्या शामिल नहीं है? तो क्या जो है शामिल नहीं है, तो वो है बिहू। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए जो बिहू है, जो बिहू है यूनेस्को की इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बिहू। आगे बढ़िए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो किसके द्वारा बनाई गई थी नौजवान भारत सभा? तो वो भगत सिंह के द्वारा बनाई गई थी 1926 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नौजवान सभा की स्थापना जो है भगत सिंह ने ही किया था, 1926 ईस्वी में किया था। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकास के लिए सतत पर्यटन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को विकास के लिए सतत पर्यटन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब उल हिंद पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो किताब उल हिंद पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल बरूनी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अल बरूनी के द्वारा जो है किताब उल हिंद जो है लिखी गई है। अल बरूनी के द्वारा किताब उल हिंद जो है लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और एक टॉपिक आप लोग को बता दें, देखिए ये जो किताब है ना, किताब उल हिंद, इसमें टोटल जो है 80 अध्यायों में विभक्त हैं। इतने तो 80 अध्याय जो है इसमें विभक्त किए गए हैं इस बुक में, किताब उल हिंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इक्विटॉस लघु वित्त बैंक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इक्विटॉस लघु वित्त बैंक इज द राइट आंसर। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी कि आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक किसको कहते हैं? आरबीआई को कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने फरवरी 2017 में इक्विटॉस लघु वित्त बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया था, जबकि अगस्त 2017 में आरबीआई के द्वारा उज्जीवन लघु वित्त बैंक लिमिटेड को अनुसूचित बैंक का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो धारणीय विकास की जो संकल्पना है वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निशोषणीय स्रोत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, निशोषणीय स्रोत। देखिए धारणीय विकास की अवधारणा जो है निशोषणीय स्रोत यानी कि खत्म न होने वाले संसाधन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए तो सुमेलित करना है आश्रम और उसका वायु। ठीक है, तो देखिए ब्रह्मचर्य का जो है जन्म से 25 वर्ष, ठीक है ये सही है। ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष सही है। गृहस्थ से सुमेलित करना है ना, तो इसका सही है, सही होगा। गृहस्थ का क्या होगा? 25 से 50 वर्ष, ये भी ठीक है। वानप्रस्थ
50 से 75 वर्ष, ये भी ठीक है, और संन्यास 75 से 60 वर्ष, ये भी सही है। देखिए सभी सही है, तो लाइन सही है, इधर उधर नहीं दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 इज द राइट आंसर। देखिए 1 2 3 4 किसमें दिया गया है? 1 2 3 4, हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 1 2 3 4 जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किन्हें जो है ऊर्जा संग्रहण निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो किसे जो है ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो आप लोग को तो ये अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी को जो है ऊर्जा संग्रहण के लिए उपयोग इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पीडी वायु को भी, स्प्रिंग को भी, और बैटरी को भी, और संधारित्र को भी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ए बी सी डी सब होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए। ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ब्लू चिप कंपनी जो है यह क्या है? तो ब्लू चिप कंपनी जो है आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। ठीक है, क्या कर रहा है? ब्लू चिप कंपनी जो है आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है। और देखिए ब्लू चिप कंपनी जो है ऐसी कंपनी को कहा जाता है जिनका शेयर मार्केट में लगातार मजबूत प्रदर्शन का रिकॉर्ड रहा है। ठीक है, ब्लू चिप कंपनी कैसे कहते हैं? तो ब्लू चिप कंपनी जो है ऐसी कंपनी को कहा जाता है जिसका शेयर मार्केट में लगातार मजबूत प्रदर्शन का रिकॉर्ड रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्व में मेयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो राजस्व में मेयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ जो है किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस मुनरो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, थॉमस मुनरो। देखिए रैयतवाड़ी प्रणाली जो है मद्रास को गवर्नर थॉमस मुनरो द्वारा 1820 ईस्वी में लागू की गई थी। कब? तो 1820 ईस्वी में। देखिए फिर से हम आप लोग के लिए पढ़ देते हैं, बतला देते हैं आप लोगों को इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कर रहा है कि रैयतवाड़ी प्रणाली मद्रास को जो है गवर्नर थॉमस मुनरो के द्वारा 1820 में लागू की गई, और इस व्यवस्था को मद्रास, बम्बई एवं असम के कुछ भागों में लागू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? तो कौन सी जो है आग्नेय चट्टान नहीं है? तो पहले तो देख लीजिए आग्नेय चट्टान को क्या कहते हैं? तो अग्नियस रॉक कहते हैं आग्नेय चट्टान को अग्नियस रॉक कहते हैं इंग्लिश में। और इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल जो है आग्नेय चट्टान नहीं है। देखिए आग्नेय चट्टान जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा और लावा से बनती है, और उन्हें प्राथमिक चट्टान के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन। महिला राष्ट्रीय आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश में जीता है? तो महिला राष्ट्रीय आईसीसी विश्व कप जो है 2017 किस देश ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 जो है वह इंग्लैंड देश ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और किसे हरा करके जीता है? तो इंग्लैंड देश ने, अगर पूछ दिया किसे हरा करके 2017 में जीता गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत को हरा करके इंग्लैंड ने जीता था। ठीक है, और देखिए वर्ष 2022 का जो आईसीसी महिला विश्व कप है क्रिकेट का आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ था। वर्ष 2022 का आईसीसी महिला विश्व कप क्रिकेट का आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ, जिसमें 7वीं बार ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा करके खिताब जीता था। वर्ष 2022 में किसने जीता था? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। किसे हराकर? को तो 7वीं बार इंग्लैंड को हरा करके जीता था। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो कौन सा जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कागज का जलना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कागज का जलना इज द राइट आंसर। कागज का जलना जो है एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और देखिए, और ये जो तीनों हैं, नरम लोहे का चुंबकीय होना, और जल में शक्कर का घुलना, और जल में बर्फ को घरों का बनना, तो इसका ये जो तीन है ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, ये तीनों भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, और कागज का जो जलना है यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कागज का जलना। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा जीबीपीएस तकनीक आधारित अंतः समुद्री संचार प्रणाली आरंभ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिलायंस ने किया है। ठीक है, किसने किया है? तो रिलायंस ने किया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए रिलायंस ने जो है विश्व का सबसे लंबा जीबीपीएस तकनीक आधारित अंतः समुद्री संचार प्रणाली आरंभ किया है। किसने किया है? तो रिलायंस ने किया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन करता है? तो निम्नलिखित में से कौन जो है कि राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए प्रधानमंत्री कार्यालय जो है राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
और देखिए राष्ट्रीय एकता परिषद को हम लोग कहते क्या है, तो राष्ट्रीय एकता परिषद को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एनआईसी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, तो एनआईसी कहते हैं। और देखिए एनआईसी की पहली आधिकारिक जो बैठक का आयोजन हुआ था वह 1962 में किया गया था। एनआईसी का पहली आधिकारिक बैठक कब किया गया था, तो 1962 में आयोजित किया गया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से आईआईटी संस्थानों में एमबीबीएस पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना है, तो कौन से आईआईटी में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़गपुर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, खड़गपुर। देखिए आईआईटी खड़गपुर चिकित्सा शिक्षा के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना जो है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कहाँ स्थित है, तो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कहाँ पर स्थित है, तो है कंबोडिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिसर है। कौन सा है, तो कंबोडिया के अंकोर वाट जो मंदिर है वो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है, तो हड़प्पा स्थल जो है किस नदी तट पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, रावी में है। देखिए हड़प्पा जो रावी है, हड़प्पा स्थल जो है रावी नदी तट पर स्थित है और यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। कहाँ पर, रावी नदी, तो यह जो है पाकिस्तान के प्रांत में स्थित है। और इसकी खोज कब की गई थी, तो इसकी खोज जो है 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, KNO3 रासायनिक सूत्र है, तो KNO3 जो है यह पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो KNO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो देखिए इसमें से कौन सा सही जो है नहीं है, तो ड्रोसेरा परजीवी और फंगस सोपोसी ये जो दोनों है सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी और डी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी और डी। इसमें देना चाहिए था कि ऑप्शन दे करके देता है ना नीचे कि ए बी और डी और चाहे ए और सी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और डी जो है, जो दोनों जो है सही नहीं है। तो देख लीजिए ड्रोसेरा का क्या हो जाएगा, ड्रोसेरा एक कीटभक्षी पौधा होता है। ड्रोसेरा जो है कीटभक्षी पौधा होता है, यहाँ पर परजीवी दिया गया है इसलिए गलत है। और दूसरा जो है फंगस जो है स्वपोषी नहीं होता है, यह होता है परपोषी होता है। ठीक है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और डी इज द राइट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु का प्रदूषण नहीं है, तो कौन सा जो है गैसीय वायु का प्रदूषण नहीं है, उसका हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नाइट्रोजन। साथियों अभी हम लोग का क्लास बस तुरंत खत्म ही होने वाला है, बस मात्र 10 क्वेश्चन और बचे हैं। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ हमें भी थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है साथियों, तो प्लीज़ हमें भी थोड़ी सी सपोर्ट करिए। जिस तरह से हम आप लोगों के लिए दिन भर मेहनत करते हैं, रात रात में भी कभी कभी जागना पड़ता है आप लोगों के लिए, 14 से 15 घंटा 16 घंटे हम लोग को जागने पड़ते हैं क्लास लेने के लिए। तो प्लीज़ हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए ताकि हम भी आप लोगों के लिए एक अच्छे तरीके से एक अच्छे वे से आगे वीडियो अपलोड करते रहें और आप लोगों की तैयारी को मजबूत बनाते रहें। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु का प्रदूषण नहीं है, तो कौन सा है, तो नाइट्रोजन जो है गैसीय वायु का प्रदूषण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है, तो किस राज्य ने किया है ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है, तो वो कौन सा राज्य है, वो है हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हरियाणा है। देखिए ऑपरेशन दुर्गा जो है हरियाणा सरकार ने अप्रैल 2017 से, कब, अप्रैल 2017 से राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया है। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनहरा चावल यानी कि गोल्डन राइस है, तो सुनहरा चावल यानी कि गोल्डन राइस क्या है, तो यह एक टॉक्सजेनिक चावल की किस्म है, यह एक टॉक्सजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए सुनहरा चावल यानी कि गोल्डन राइस है, तो गोल्डन राइस किसे कहते हैं, तो गोल्डन राइस यह है कि एक ट्रॉक्सजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष है वो है राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राजीव कुमार। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वह है राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए ऑप्शन में यहाँ पर सुमन बेरी नहीं दिया गया है, नहीं तो सुमन बेरी ही होता, क्योंकि अभी जो करंट में है जब ये क्वेश्चन दिया हो बुक में दिया होगा ना तब का ये क्वेश्चन हो सकता है कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है। देखिए ये जो है पहले का इसमें क्वेश्चन टोटल दिया गया है ना, इसीलिए इसमें दे दिया ये क्वेश्चन कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो उस वक्त होंगे राजीव कुमार। और अभी जो है वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में सुमन बेरी हैं। ठीक है, ऑप्शन में सुमन बेरी नहीं है, इसीलिए राजीव कुमार को सही किया जा रहा है क्योंकि राजीव कुमार जो है सुमन बेरी से पहले थे।
नहीं तो ऑप्शन में अगर सुमन बेरी होता तो सुमन बेरी ही सही होता, क्योंकि वर्तमान में सुमन बेरी हैं। ठीक है, और देखिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं डॉक्टर सुमन बेरी हैं तथा सीईओ बीबीआर सुब्रमण्यम हैं। सीईओ कौन है नीति आयोग के? तो वो हैं बीबीआर सुब्रमण्यम हैं, याद रखिएगा इसे। आगे बढ़िए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला माह है। तो भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है, तो ये कौन सा होता है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह? वो होता है चैत्र। हम लोग का हिंदुओं का सबसे पहला माह यही होता है चैत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, चैत्र। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त, देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, नहीं चैत्र ही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, चैत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त में पीएच साधारणतया कितना होता है? तो मानव रक्त में पीएच जो है साधारणतया यानी कि नॉर्मली कितना होता है मानव रक्त में पीएच? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.4 होता है। ऐसे तो 7.4 होता है मेनली, जो कि राइट मेनली होता है, कितना होता है? 7.4 होता है मानव रक्त में पीएच का मान। और इसमें ऑप्शन में तो दिया नहीं है, तो ऑप्शन में जो निकटतम दिया गया है वही सही होगा। 7.5 से लेकर 8.0 ये दिया है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो अगर 7.4 रहेगा तो आप लोग 7.4 ही मारिएगा, क्योंकि 7.4 होता है। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक आई डू ऑन रिफॉर्म रेहोटिक एंड रिजॉल्व। देखिए क्या कर रहा है, पुस्तक आई डू ऑन रिफॉर्म रेहोटिक एंड रिजॉल्व पुस्तक के लेखक जो हैं ये कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? रघुराम राजन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिर से आप लोग को देख लीजिए कि पुस्तक आई डू ऑन रिफॉर्म रेहोटिक एंड रिजॉल्व पुस्तक के लेखक जो कौन है वो है रघुराम राजन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, रघुराम राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय हमें अपनाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए क्या उपाय हमें अपनाना चाहिए, तो देखिए पहले कथन पढ़ लीजिए। कथन कह रहा है प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, ये तो सही है, ये सही होगा, यह उपाय को अपनाना चाहिए। ब्याज दर घटा देना चाहिए, गलत होगा। और सार्वजनिक व्यय बढ़ा देना चाहिए, ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेज क्या है? तो तेज क्या है, देखिए तो तेज जो है एक डिजिटल पेमेंट ऐप है। क्या है? तेज जो है एक डिजिटल पेमेंट ऐप है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था? तो निम्नलिखित में से कौन जो था चंगेज खान का समकालीन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन था? तो वो था सुल्तान शुमसुद्दीन इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो था वह चंगेज खान का समकालीन था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि क्या कर रहा है, एनएएफटीए के सदस्य हैं। तो एनएएफटीए के कौन से सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए कनाडा तथा मैक्सिको। यूएसए कनाडा और मैक्सिको हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पर कह रहा है हमारा, एक ही में मिला दिया है इसलिए आप लोग को लिखते रहे हैं कि एनएएफटीए। ठीक है, एनएएफटीए जो है यह सदस्य किसका है? तो यूएसए कनाडा और मैक्सिको का है। देखिए तथा मेक्सिको का है। और देखिए एनएएफटीए जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनएएफटीए का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग नोट करिए, हम बोल रहे हैं आराम से लिखिए। नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एनएएफटीए का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अमेरिकन लिख लिए, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एनएएफटीए का फुल फॉर्म होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखिएगा। और एनएएफटीए का जो 3 सदस्य है वो है यूएसए कनाडा और मैक्सिको है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूलभूत अधिकार माना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 21। तो साथियों यही था हम लोग का आज का वीडियो। और देखिए आप लोग के लिए एक और इम्पोर्टेंट नोटिस है, देख लीजिए आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट नोटिस क्या है। देखिए ये जो बुक है ना, देखिए अभी तो हम लोग का ये बुक खत्म हो गया, इरुटेरिया का वॉल्यूम 1 जो था दरोगा वाला, ये हम लोग का क्लास खत्म हो गया। ठीक है,
और ये जो बुक है ना इदुटेरिया का, इसी बुक में इसका था, क्या बोलते हैं, पब्लिकेशन इसी बुक में किया गया था लास्ट में। देखिए ये इदुटेरिया का है, 5000 प्लस बहुमूल्य क्वेश्चन है। इसका क्लास जो है हम लोग कल से नहीं तो आज से ही देखते हैं, जब से हमसे हो पाता है, कल नहीं तो आज से, यानी कि 1-2 दिन के अंदर में ही इदुटेरिया पब्लिकेशन का जो 5000 प्लस बहुमूल्य प्रश्न है इसमें, जो कि एनसीईआरटी पर आधारित है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी पर आधारित है, तो आप लोग को अच्छे से पता है कि एनसीईआरटी पर जो आधारित रहता है वह किसी भी एग्जाम में आ सकता है, बिहार दरोगा के लिए भी, बिहार बीएसएससी के लिए भी। तो कल से इसका भी हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बिहार दरोगा के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आप लोग इसका भी क्लास जरूर से जरूर पढ़िएगा और अच्छे से ध्यान रखिएगा। और देखिए अभी तो हम लोग का ये वॉल्यूम 1 खत्म हो गया एडुटेरिया पब्लिकेशन का, और कल से हम लोग, आप लोग कमेंट में हमें बताइए कि क्या पढ़ना चाहते हैं इसके जगह पर, जो ये अभी क्लास चल रहा था इसके जगह पर आप लोग क्या कौन सा बुक पढ़ना चाहते हैं, इदुटेरिया का वॉल्यूम 2 पढ़ना चाहते हैं या फिर रुक्मणी का वॉल्यूम 1 पढ़ना चाहते हैं दरोगा की तैयारी के लिए। ठीक है, आप लोग उसका जो मन हो कमेंट में बताइए, हम उस बुक को लेकर के आप लोगों के लिए सेट अच्छे से तैयार करेंगे, आप लोगों को अच्छे से पढ़ाएंगे। और इसका जो ये बुक है इदुटेरिया 5000 प्लस क्वेश्चन, इसका भी क्वेश्चन आज नहीं तो कल से ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए साथियों, यही था हमारा आज का क्लास, वॉल्यूम 1 आज हम लोग का खत्म हो गया बिहार दरोगा वाला। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ साथियों इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।